नमस्कार। पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन शहरी स्तर पर पढ़ रहे थे, जिसको नगरपालिका के नाम से जाना जाता है। नगरपालिका से संबंधित संविधान में जितने भी अनुच्छेद थे, उनमें कौन-कौन से प्रावधान क्या-क्या बात करते हैं या क्या व्यवस्था के साथ समायोजित किए गए हैं, उनको हमने समझा। अब बात करते हैं शहरी स्थानीय निकायों की। देखो, शहरी स्थानीय निकायें स्वायत्तपूर्ण होती हैं। इनको 8 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट मतलब बंदरगाह न्यास और टाउनशिप, कुछ विशेष नियोजन एजेंसियां इनमें शामिल होती हैं। तो इनको बारी बारी से समझते हैं। नगरपालिका का ये अंतिम चरण है, इसके बाद हमारा नगरपालिका टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। तो हेडिंग लगाते हैं शहरी स्थानीय निकाय। 8 भागों में विभक्त किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय, इन्हें 8 भागों में विभक्त किया जाता है। अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं? नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, नगरीय क्षेत्र समिति और क्या, और टाउनशिप और बंदरगाह न्यास। विशेष प्रयोजन एजेंसी। अभी कितना हुआ? ये 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनको 8 भागों में विभक्त किया गया है। स्वायत्ता पूर्ण होती हैं। ठीक है। अब इनको बारी बारी से समझते हैं, इनमें क्या क्या प्रावधान है। जो हमने क्लास पढ़ी है उससे ये मैच कर जाएंगी। इसको जो है उन कुछ प्रावधान जो है डिटो ऐसे ही मिलेंगे इसमें, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम की स्थापना बड़े शहरों में होती है, जिसमें मुंबई है, जिसमें मद्रास है ना, कलकत्ता है। तो नगर निगम से शुरुआत करते हैं और अंत कहाँ होगा इसका वो देखेंगे बाद में, है ना। सबसे पहले नगर निगम। नगर निगम इन संस्थाओं का या इन निकायों का गठन बड़े नगरों में किया जाता है। जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, इनमें किया जाता है। ये जो नगर निगम है, इनकी इनके 3 प्राधिकरण होते हैं।
तीन प्राधिकरण जिसमें परिषद है, स्थायी समिति है और एक आयुक्त होगा। तो तीन प्राधिकरण कौन कौन से हैं? तीन प्राधिकरण हैं, एक परिषद होगी, एक स्थायी समिति और एक होगा आयुक्त। नगर निगम नगर निगम के तीन प्राधिकरण, तीन कौन कौन से? सबसे पहले परिषद, दूसरी है स्थायी समिति और तीसरा है आयुक्त। इनसे मिलकर जो है नगर निगम का निर्माण होगा। अब ये जो सबसे पहला है परिषद है, परिषद का जो गठन है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होगा। तो इसमें लिखेंगे हम परिषद का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से होगा, सदस्यों से। सदस्यों से होगा। अब देखो, ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हैं, इन सदस्यों से भी हो रहा है तथा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। परिषद में कुछ सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अब ये जो मनोनीत किए जाने वाले सदस्य हैं, उन सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा जो नगर प्रशासन का विशेष अनुभव रखते हों। ये इसमें याद रखना। तो जो परिषद है, परिषद में जो सदस्यों की नियुक्ति होगी दो तरह से होगी। कुछ तो निर्वाचित होंगे, कुछ सदस्य तो निर्वाचित होंगे, और कुछ सदस्य मनोनीत होंगे। दो तरह के सदस्य होंगे इनमें। निर्वाचित जो होंगे, किस तरह से निर्वाचित होंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन से होंगे, जैसे आम चुनाव होते हैं। ठीक है। नगर निगम के क्षेत्र अधिकार में आने वाले क्षेत्रों से, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किए गए हैं, उनसे चुने जाएंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कुछ सदस्य। कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। मनोनीत किन्हें किया जाएगा? जिन सदस्यों को नगर प्रशासन का विशेष अनुभव हो, उनको मनोनीत कर लिया जाएगा। ठीक है। ये जो परिषद है, परिषद का जो प्रमुख है, परिषद का प्रमुख महापौर या मेयर कहलाएगा। सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था, ये मेयर कहलाता है। ठीक है। ये भी प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ही चुना जाएगा, ये समझ लेना। इसको मनोनीत नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा मेयर का चुनाव होगा। ठीक है। इसमें जो स्थायी समिति है उसकी तरफ चलते हैं। नगर निगम पढ़ रहे थे, प्राधिकरण इसके तीन हैं। सबसे पहला क्या था? परिषद। किस तरह से गठन होगा और कौन कौन सदस्य इसमें शामिल होंगे, और इस परिषद का जो प्रमुख है वो कौन होगा, वो पढ़ लिया हमने। दूसरा नंबर है स्थायी समिति का। स्थायी समिति, स्थायी समिति, इसका जो काम है, यह समिति परिषद के कार्यों को
सरल बनाने के लिए गठित की जाती है। उद्देश्य क्या है इसका? परिषद के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों में ये सहायक होती है, मदद करती है स्थायी समिति। कार्य क्या करेगी? लोक कार्य, स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित, वित्त संबंधित कार्य जो है ये करेगी। ठीक है। उसके बाद जो इसकी तीसरी कड़ी है वो है आयुक्त, कमिश्नर। तीसरी कड़ी आयुक्त होगा। आयुक्त का काम क्या है? आयुक्त का काम है परिषद व स्थायी समिति के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जिम्मेदार होगा ये। ठीक है। ये नगर प्रशासन से संबंधित के कार्य करेगा। ठीक है। इसकी जो नियुक्ति है, आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। और ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस अधिकारी होता है ये, जो आयुक्त के रूप में नियुक्त होगा नगर निगम का। तो ये जो हमारा स्थानीय शहरी निकाय हैं या शहरी स्थानीय निकाय हैं, इसमें सबसे पहला जो प्रकार था 8 में से नगर निगम का था। 3 प्राधिकरण होते हैं नगर निगम के, परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। इसमें क्या क्या व्यवस्था है उसको समझने की कोशिश की हमने। अब बात करते हैं नगर पालिका की। हेडिंग लगाएंगे नगर पालिका। नगर पालिका नगर पालिका का गठन छोटे शहरों या कस्बों में किया जाता है। नगर पालिका के भी 3 प्राधिकरण होते हैं, बिल्कुल वही है, उसी तरह से पढ़ा जाएगा। सबसे पहला क्या? परिषद। इस नगर पालिका को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपके शहर में किस नाम से पुकारा जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं उसी नाम से पुकारा जा रहा है। काम वही है, अथॉरिटी वही है, संस्था वही है, उसी तरह से इसको जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापना की जाएगी, सब कुछ वही होगा, लेकिन नाम कुछ और होगा। ठीक है। तो पहला जो है, पहला परिषद है, दूसरा स्थायी समिति, यानी वही बात है कि कहीं पर जो प्रधान को है प्रधान कहा जा रहा है, कहीं पर सरपंच कहा जाता है,
कहीं पर कुछ कहा जाता है, कहीं पर कुछ। स्थायी समिति और तीसरा जो है मुख्य चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। मुख्य क्या बोलेंगे इसको? कार्यकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। ये 3 प्राधिकरण होते हैं नगर पालिका के। अब तीनों में क्या क्या है इसमें, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है परिषद। परिषद क्या कहती है भाई? परिषद परिषद में है इनके सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब वही प्रक्रिया है बिल्कुल जैसी अभी पढ़ी थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। दूसरा, परिषद का जो प्रमुख होगा, जहां अंतर है उस अंतर को लिखते हैं। परिषद का प्रमुख अध्यक्ष कहलाएगा। जब ये अध्यक्ष कहलाएगा तो नगर पालिका की अध्यक्षता यही करेगा, या इस परिषद की अध्यक्षता यही करेगा। और इसको महापौर के विपरीत, या महापौर से अगर जो इसकी तुलना करें, कुछ शक्तियां अधिक मिली होती है, क्योंकि ये कुछ कार्यकारी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है। तो प्रमुख, इसका प्रमुख क्या कहलाया? इसका प्रमुख कहलाया अध्यक्ष। अध्यक्षता करेगा परिषद की। उसके बाद नंबर 2 है स्थायी समिति, जो अभी पढ़ा था हमने। उसका भी वही काम है जो हम नगर निगम की प्राधिकरण में जो स्थायी समिति पढ़ रहे थे, उसका भी यही काम था, और इस समिति का भी यही काम है। एक सही काम है। स्थायी समिति, स्थायी समिति का जो काम है, इस समिति का कर्तव्य होगा, का कार्य परिषद के कार्यों को सरल बनाना है। और ये लोकहित से संबंधित ये लोक कार्य करेगी, वित्तीय संबंधित कार्य करेगी, शिक्षा से संबंधित कार्य करेगी, स्वास्थ्य से संबंधित कर्तव्य होंगे इसके। ठीक है। तो स्थायी समिति का हो गया। उसके बाद कार्यकारी प्रमुख, यह कार्यकारी अधिकारी। वहां कमिश्नर था, यहां सीईओ है, पद का अंतर है। प्रमुख या मुख्य, कार्यकारी अधिकारी। इसका भी काम क्या है? नगर के प्रशासन या दैनिक प्रशासन से संबंधित कार्य करेगा। मतलब एक सी बात है दोनों में ही। स्थायी समिति, स्थायी समिति जिस तरह से नगर निगम में काम कर रही थी, उसी तरह से नगर पालिका में भी काम करेगी। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शहरी स्थानीय निकाय। ये जो स्थानीय निकाय होती हैं, इनको 8 भागों में विभक्त किया गया है, और शुरू की 2 हमने पढ़ी हैं, नगर निगम और नगर पालिका। दोनों को ही या दोनों के ही 3 प्राधिकरण होते हैं, परिषद, स्थायी समिति, और एक में आयुक्त होगा और एक में सीईओ होगा, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जब नगर निगम पढ़ते हैं
तो उसका तीसरा प्राधिकारी होगा या प्राधिकरण होगा आयुक्त, कमिश्नर, कमिश्नरी। और जब पढ़ते हैं हम नगर पालिका तो उसमें कार्यकारी प्रमुख होता है, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को शामिल किया जाता है। परिषद में जो सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा और कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आधार क्या होगा? आधार होगा इन सदस्यों को नगर प्रशासन से संबंधित अच्छी जानकारी हो। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 चलते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति। इस समिति का गठन दो क्षेत्रों के लिए किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति को राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। इसकी अधिसूचना जारी कर देगा राज्य सरकार, राजपत्र पर इसको जो है कुछ शक्तियां दे देगा, कुछ कर्तव्य इसके लिए निर्धारित कर देगा और नगर पालिका की तरह ही इसमें काम होगा। जो नगर पालिका से संबंधित अधिनियम है वो अधिनियम इस पर लागू होते हैं, लेकिन इस अधिनियम के केवल वो प्रावधान लागू होंगे जिसका वर्णन राजपत्र में राज्य सरकार ने किया है। सभी प्रावधान लागू नहीं होंगे इन क्षेत्रों पे। अधिसूचित क्षेत्र समिति किसके लिए बनाई गई है? उन छोटे कस्बों के लिए बनाई गई है जिनका औद्योगिकरण हो चुका है और औद्योगिकरण के कारण वो विकासशील हैं अभी। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये है कि ऐसे छोटे शहर या ऐसे छोटे कस्बे जिनमें अभी नगर पालिका को स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नगर पालिका की स्थापना करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं किसी शहर के लिए। जब कोई शहर या कोई कस्बा अनिवार्य शर्तों को पूर्ण कर लेता है नगर पालिका की, तो वहाँ नगर पालिका को स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में ऐसा है कि कुछ ऐसे कस्बे और कुछ छोटे ऐसे शहर जो अभी नगर पालिका के गठन से संबंधित शर्तों को तो पूर्ण करते नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार की नज़रों में वो महत्व के हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उन क्षेत्रों को नोटिफाइड कर देती है, अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ले लेती है, एक समिति का गठन कराती है और नगर पालिका की तरह ही कार्य कराती है। नगर पालिका स्थापित नहीं है अभी वहाँ, लेकिन कार्य नगर पालिका की तरह होंगे। ठीक है। ये निकाय जो है ना संवैधानिक है और ना विधिक संविधिक है। इसमें जो समिति में सदस्य होंगे और जो अध्यक्ष होगा, इन सबको राज्य सरकार के द्वारा ही चुना जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला क्या लिखेंगे हम कि इन समिति का गठन दो क्षेत्रों के लिए किया जाता है। अब वो दो क्षेत्र कौन से हैं? सबसे पहला जो क्षेत्र है, ऐसे कस्बे जो औद्योगिकरण ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? औद्योगिकरण, चलो जो भी है, जो कस्बे औद्योगिकरण के कारण विकासशील हैं, उन्हें राज्य सरकार अधिसूचित क्षेत्र में ले लेगी। सबसे पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये है, ऐसे कस्बे या शहर जो अभी नगर पालिका के गठन से संबंधित अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं,
पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के लिए महत्व के हैं। तो इस स्थिति में, इन दोनों कंडीशन की स्थिति में, राज्य सरकार उन्हें अधिसूचित क्षेत्र में शामिल कर लेगी। और जब राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र में शामिल करेगी तो इसके लिए कुछ विशेष उपबंध कर दिए जाएंगे। जैसे क्या उपबंध है? जैसे इन क्षेत्रों में नगर पालिका की तरह प्रशासन किया जाएगा, प्रशासन कार्य किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसके लिए इन क्षेत्रों के लिए जो समिति बनाई जाएगी, उस समिति के जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष और सदस्य, ये दोनों प्राणी, मतलब अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही राज्य सरकार के द्वारा चुने जाएंगे, मतलब मनोनीत किए जाएंगे। तो एक बात तो साफ है, ये स्थिति क्या इंडिकेट करती है? तो इस तरह की निकाय ना तो निर्वाचित होती है और ना ही ये संविधिक होती है। ठीक है। बस होता क्या है कि इस स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा इनके लिए राजपत्र जारी कर दिया जाता है और इन्हें अधिसूचित क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाता है। और प्रावधान इसमें नगर पालिका के ही लागू होंगे। नगर पालिका केवल वो प्रावधान जो राजपत्र में शामिल किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। तो स्थानीय शहरी निकाय से संबंधित हमने 3 फैक्ट पढ़े, मतलब नगर निगम और नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र। नगर निगम बड़े शहरों में स्थापित किया जाता है। 3 प्राधिकरण होते हैं, परिषद होती है, स्थायी समिति होती है और आयुक्त होता है। वहीं नगर पालिका छोटे शहर या छोटे कस्बों में स्थापित किया जाता है। इसमें भी 3 प्राधिकरण होते हैं। सबसे पहला परिषद है, दूसरा स्थायी है और तीसरा सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। फिर तीसरा हमने अधिसूचित क्षेत्र पढ़ा, क्षेत्र समिति पढ़ा। ये वो क्षेत्र हैं या वो कस्बे हैं जो औद्योगिकरण के कारण विकासशील हैं और लेकिन अभी नगर पालिका के गठन से संबंधित शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को राज्य सरकार राजपत्र जारी करके अधिसूचित कर देती है, समिति का गठन करती है। समिति में जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं अपने आप से ही मनोनीत करती है और नगर पालिका के तरह ही प्रशासन कार्य कराती है। ठीक है। लेकिन नगर पालिका भी गठित नहीं हो सकती हैं। नगर पालिका के ही प्रावधान लागू होते हैं, लेकिन वो प्रावधान लागू होते हैं जिन्हें नोटिफाइड किया है राजपत्र के द्वारा राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए। तो आज इसमें इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।